हाल ही के दिनों में यूनाइटेड अरब अमीराट्स और इज़राइल के बीच में एक एग्रीमेंट डील साइन हुई, जिसके अंतर्गत यूएई और इज़राइल फिर से आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। इस बदले में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो जो वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की पॉलिसी जो उनकी थी, जिसमें कि जो जूइश सेटलमेंट जो वेस्ट बैंक में बसा दिए गए थे, उनको बेंजामिन नेतन्याहू उनको एनेक्स करना चाहते थे, उस पॉलिसी को अभी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये पॉलिसी इस अजम्पशन के ऊपर आधारित है कि अगर अरब कंट्रीज़ इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फिर से स्थापित करते हैं, तो हो सकता है कि इज़राइल उन क्षेत्रों को जिनको वो इज़राइल में मिलाना चाहता है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी के क्षेत्रों को, वो शायद इज़राइल उन्हें एनेक्स करने से कतराए। तो ये जो डील है, इसमें ये अभी क्यों हुई है, और इस डील के में जो इस डील से पूरे क्षेत्र की जो जियोपॉलिटिक्स है वो पूरी चेंज होने वाली है, इसका क्या महत्व है और भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डील की बात करते हैं कि डील में ये यूनाइटेड अरब अमीराट्स और इज़राइल दोनों डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। दोनों एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश करेंगे। ये डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एज ए ब्रोकर रोल प्ले किया है। इस डील के अंदर जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोनों बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के देशों में एम्बेसीज इस्टेब्लिश करेंगे। तीसरी चीज़ कि ये कंट्रीज़ मिलकर और दूसरे अरब कंट्रीज़ को भी परसुएट करेंगी कि वो इज़राइल से अपने राजनीतिक संबंधों को फिर से इस्टेब्लिश करें। चौथी चीज़ इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर ये डील एक जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम वेस्ट बैंक में जो जूश सेटलमेंट है उनको हम एनेक्स नहीं करेंगे, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी भी ये नहीं कहा है कि हम इनको एनेक्स करने की पॉलिसी को पूरी तरह ख़त्म करते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि इसको हम अभी कुछ दिन के लिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं एनेक्सेशन को, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू की ये जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, अगर ये अपनी पॉलिसी से हटते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत सारे जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इज़राइल में उनका समर्थन खो दें। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि अभी ये पॉलिसी हम कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, हम पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस डील में, बहुत सारी बातें हैं जो कि अधिकतर डील में होती है, जैसे कि इज़राइल और यूएई आपस में मिलकर एनर्जी के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट्स चालू होंगी दोनों देशों के बीच में। तो ये सारी बातें जो इस डील में है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों एक दूसरे से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, एम्बेसी इस्टेब्लिश करेंगे, और बदले में बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी जो एनेक्सेशन की पॉलिसी उसको होल्ड पर कर दिया है, जिससे कि ये पूरी जो डील है वो इस अजम्पशन पे बेस है। इससे यूएई को दूसरी कंट्रीज़ को भी परसुएट करने का मौका मिलेगा कि अगर आप इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रीइस्टैब्लिश करते हैं तो आप इज़राइल ये एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ सकता है। अब यहाँ पर ये डील में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली रिलेशनशिप जो अरब कंट्रीज़ हैं
इनके रिलेशन इज़राइल से क्यों नहीं है, और क्योंकि ये भी बात बताना ज़रूरी है कि ये यूएई जो है अभी तक वो तीसरी ऐसा देश है जिसने कि इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हैं। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है अरब वर्ल्ड में वो इज़राइल से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये जो अरब इज़राइल का जो मुद्दा है ये एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो पैलेस्टाइन एरिया था वो ब्रिटेन को एक मैंडेट के रूप में दिया गया था। मैंडेट वाले जो क्षेत्र होते थे वो क्षेत्र होते थे जिनके बारे में ये सोचा जाता था कि वो अपना खुद का शासन करने के लिए कुछ दिन तक कैपेबल नहीं है, इसलिए उन्हें किसी न किसी महाशक्ति के अंडर में रहना होगा, और जब वो कैपेबल हो जाएंगे तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से पैलेस्टाइन का जो क्षेत्र था वो ब्रिटेन को एक मैंडेट के रूप में दिया गया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरे जूइश को हर जगह प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, जर्मनी में जैसे हिटलर ने वहाँ पर मारा पीटा जा रहा था, तो वो सारे जूइश पूरी दुनिया से पैलेस्टाइन के क्षेत्र में माइग्रेट करने लगे, और इस माइग्रेशन को ब्रिटिश ने बढ़ावा दिया, क्योंकि जूइश ये मानते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो पैलेस्टाइन से हुआ है। तो वो सब वापस अपने देश आना चालू हो गए, और तुरंत ही ब्रिटेन ने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दिलवाने में भी दिलवा दी। लेकिन इस माइग्रेशन का अरब कंट्रीज़ ने विरोध किया, जिसके कारण सारी अरब कंट्रीज़ एक साथ एकजुट होकर सारी अरब कंट्रीज़ ने इज़राइल से युद्ध किया, जिसमें कि इज़राइल ने न सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से न सिर्फ इज़राइल ने अरब कंट्रीज़ को हरा दिया, बल्कि उनके काफ़ी एरियाज़ पर को कैप्चर कर लिया, जैसे कि सीरिया से गोलन हाइट पर कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट से ले लिया, इजिप्ट से कैप्चर कर लिया। बाद में हालांकि इजिप्ट को और कैंप डेविड समझौते के अंतर्गत सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया। इसीलिए इजिप्ट के और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अभी हैं। जैसे गाज़ा स्ट्रिप जो थी वो उसको इज़राइल ने कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक को इज़राइल ने जॉर्डन से ले लिया, इस तरीके से। और ये युद्ध जो था अरब और इज़राइल के बीच, ये ओस्लो पीस एग्रीमेंट के साथ ख़त्म हुआ। ओस्लो पीस एग्रीमेंट के अंतर्गत टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही गई, जिसमें कि इज़राइल और पैलेस्टाइन 2 स्टेट बनाए जाएंगे। लेकिन वो कब बनाए जाएंगे? जब कुछ इश्यूज़ जो दोनों देशों के बीच जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे तो 2 स्टेट बनाए जाएंगे, और बदले में अरब कंट्रीज़ इज़राइल को मान्यता देंगे, इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ये 2 कंट्रीज़ जब बनाने की बात थी, इसीलिए अरब कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जब तक 2 स्टेट नहीं बन जाते ओस्लो एग्रीमेंट के अनुसार, तब तक अरब कंट्रीज़ इज़राइल को मान्यता नहीं देना चाहते। इसमें पैलेस्टाइन स्टेट के अंदर इसमें 4 इश्यूज़ थे बेसिकली इस ओस्लो एग्रीमेंट में, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप मिलकर पैलेस्टाइन बनना था, और इस बाकी क्षेत्र जो है इज़राइल के हिस्से में जाना था। तो इसमें हम अगर बात करें इसमें 4 मुद्दे थे, जिसमें कि एक तो ये था कि जेरूशलम किसकी कैपिटल हो, क्योंकि वो दोनों ही इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों जेरूशलम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की ही जो होली श्राइन्स और होली प्लेसेस हैं वो जेरूशलम में स्थित हैं। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर एक ही पानी का सोर्स है जो कि जॉर्डन रिवर है, तो इसमें ये भी बात थी कि जॉर्डन रिवर का पानी का बंटवारा किस तरीके से हो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी इसमें ये कि जब अरब और इज़राइल का युद्ध हुआ
तो इस युद्ध में बहुत से लोग उस पैलेस्टाइन वहाँ एरिया से माइग्रेट करके आसपास के देशों में चले गए, जहाँ पर वो अभी भी रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। ये रिफ्यूजीज़ का भविष्य क्या हो, ये एक अलग मुद्दा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इज़राइल का कहना ये है कि वो जहाँ अभी रह रहे हैं रिफ्यूजीज़, उनको उन्हीं देशों में सेटल होने में इज़राइल मदद कर सकता है। लेकिन पैलेस्टीनियंस का कहना ये है कि उन रिफ्यूजीज़ को उसी जगह पर लाया जाए जहाँ से वो माइग्रेट किए हैं। लेकिन इज़राइल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो इतने अरब इज़राइल में आ जाएंगे कि इज़राइल का जो जूइश करैक्टर है वही ख़त्म हो जाएगा और इज़राइल माइनॉरिटी में, इज़राइल का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। चौथा इशू इसमें ये था कि जब 2 स्टेट बन जाएंगे तो क्या पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स रखने का अधिकार होगा या नहीं। तो ओस्लो पीस प्रोसेस के अंदर इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत अभी तक चल रही है और अभी तक ये मुद्दे रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो इसमें ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो थ्योरी है, इसमें ये कहा गया था कि अगर ये सब जो चारों मुद्दे हैं ये जब सुलझ जाएंगे तो उसके बाद 2 स्टेट साइड बाय साइड वो क्रिएट किए बन जाएंगे और अरब कंट्रीज़ इज़राइल को मान्यता देंगे। लेकिन चूंकि अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए अरब कंट्रीज़ ने इसको मान्यता नहीं दी है। अब अगर यूएई अगर इससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता है तो पैलेस्टाइन, जैसे कि महमूद अब्बास का रिएक्शन आया है कि ये एक पैलेस्टाइन कॉज को इनके पैलेस्टीनियंस के साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करके आपने पैलेस्टाइन के कॉज को डाइल्यूट कर दिया है। ईरान ने भी ये कहा है, क्योंकि ईरान भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, वहाँ पर जो हमास जो इज़राइल के खिलाफ लड़ रहा है उसको सपोर्ट करता है, तो ईरान ने भी इसको शेमफुल ट्रीटी डील कहा है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इसीलिए अब जो कोई भी कंट्रीज़ अगर इज़राइल को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता है तो वह पैलेस्टाइन के कॉज को डाइल्यूट करता है। लेकिन अभी जो इस संधि से ये पूरी जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की चेंज होने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो संधि है बेसिकली जो सऊदी अरेबिया और जो सुन्नी और शिया का जो स्ट्रगल वहाँ पर चल रहा है इस क्षेत्र में, उससे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है और ईरान इस क्षेत्र में शिया का लीडर माना जाता है और सऊदी अरेबिया सुन्नीस का लीडर माना जाता है। तो ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए ये नए अलायंसेस बन रहे हैं कि इज़राइल, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये एक नया अलायंस, और यूएस, ये एक नया अलायंस इस क्षेत्र में बन रहा है जो कि ईरान को कंटेन करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि सऊदी अरेबिया हालांकि सुन्नी का लीडर माना जाता है, लेकिन सऊदी अरेबिया डायरेक्ट सामने आकर इज़राइल से इस तरह की संधि नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस संधि में सऊदी अरेबिया ने पर्दे के पीछे से पूरी अपनी मदद की है, क्योंकि वो चाहता था कि कोई एक वो सऊदी अरेबिया इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप अभी इज़राइल से नहीं बना सकता था, इस तरह की संधि नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम इस्लाम की जो सबसे होली श्राइन्स हैं वो सऊदी अरेबिया में है, और सऊदी अरेबिया वहाँ पर चूँकि एक उसका लीडर माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड का, तो अगर वो सऊदी अरेबिया डायरेक्ट आके इज़राइल से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता तो उसके लिए परेशानी होती। इसलिए उसने यूएई को सामने करके और इस संधि को करवाने में मदद की है।
क्योंकि सऊदी अरेबिया सोचता है कि ईरान को अगर कर्व करना है तो इज़राइल यूएस का जो अलायंस है, और ये अलायंस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यूएई का अपने ऑयल रिसोर्सेज के कारण और अपनी इकोनॉमी के कारण यूएई भी इस क्षेत्र में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन गया है, जिसके कारण और वो बहुत दिनों से ईरान और उसके प्रॉक्सी जो मिलिशिया हैं इस क्षेत्र में, उनको भी कर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो है, वो नए अलायंसेस अब बनने जा रहे हैं। इसमें अब हम अगर देखें तो इसमें ईरान जो है, इसमें जो अगर आप रिएक्शन देखेंगे कि किस कंट्री ने क्या रिएक्शन दिया है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सी मलेशिया के थ्रू इस क्षेत्र में प्रभाव रखता है। जैसे कि अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि इज़राइल का एनिमी नंबर 1 है, वो लेबनान में है। और इस समय हिजबुल्लाह काफ़ी बैकलैश फेस कर रहा है लेबनान में, क्योंकि अभी बैरूत में जो एक्सप्लोजन के कारण वो काफ़ी बैकलैश फेस कर रहा है। दूसरा है हमास, जो पैलेस्टाइन में है, हमास ने भी इस एग्रीमेंट को और रिजेक्ट किया है। और तीसरी चीज़ है कि सीरिया में और भी ईरान जो है काफ़ी वो इन्फ्लुएंस अपना रखता है। तो रशिया ने भी अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि रशिया भी सीरिया का एक अच्छा दोस्त है। तो इसमें टर्की और ईरान ने इसको संधि को के विरोध में बात की है, जबकि इजिप्ट ने इस संधि को इस क्षेत्र के लिए लाभदायक बताया है, और ओमान और बहरीन ने भी इसका समर्थन किया है। अब यहाँ पर ये संधि, अगर इस संधि का महत्व इसलिए हो जाता है कि अगर और भी जो सुन्नी देश हैं और भी अरब देश हैं, अगर ये यूएई और इज़राइल मिलकर अगर उनको परसुएट कर सकते हैं इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, और इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ये कंट्री अगर बनाती हैं, तो ईरान के लिए यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इस क्षेत्र का वो चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अब ये एग्रीमेंट इस वक्त क्यों, क्योंकि इस एग्रीमेंट के कारण ट्रंप ने इस एग्रीमेंट के में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि ट्रंप को अभी कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन लड़ना है। और बेंजामिन नेतन्याहू की भी सिचुएशन इज़राइल में अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार दोनों ही राजनेताओं की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। जैसे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे वो कई जगहों में फेल रहे हैं। जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस जो है वो भी स्ट्रगल कर रही है। नॉर्थ कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल नहीं रहे। यूएस चाइना रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और नाटो के अलाइज को भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने साइडलाइन कर दिया। इसीलिए इस डील को डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत फॉरेन पॉलिसी सक्सेस के रूप में चुनाव में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस समय ये डील का एक ये भी कारण है कि ये डील इस समय हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू भी इज़राइल में इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं अभी। और चूँकि कोविड-19 को दोनों ही नेता
बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए भी इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे जा रही है। इसीलिए दोनों इसको एक ऐसे इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि अगर ये क्योंकि इजराइल में भी अभी चुनाव हो सकते हैं, अगर ये होते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू को जीतने में इन चुनावों को मदद मिलेगी। दूसरी बात ये कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो वेस्ट बैंक को एनेक्सेशन की पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए यूएस का और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का विरोध था। क्योंकि वेस्ट बैंक में जो जूइश सेटलमेंट जो इज़राइल जिनको बढ़ावा देता है वहाँ पर उनको पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें इलीगल सेटलमेंट कहता है। तो इसलिए ये डील कहीं ना कहीं तक बेंजामिन नेतन्याहू को भी मदद करने वाली है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत के लिए ये डील बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत की जो मिडिल ईस्ट के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही बैलेंस्ड, उसका जो हॉलमार्क है वो बैलेंस्ड अप्रोच है कि भारत जितनी भी इस क्षेत्र में जो राइवल कंट्रीज़ हैं उन सभी से एक अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करता है। जैसे कि भारत के इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है, भारत के ईरान से भी अच्छे रिलेशन है, भारत के सऊदी अरेबिया से भी अच्छे रिलेशन है, जो कि इस क्षेत्र में तीन मुख्य जो राइवल्स हैं एक दूसरे के। तो भारत ने अभी तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही बैलेंस्ड कर रखा है। लेकिन अभी हाल के अभी कुछ दिनों पहले ही भारत की लिए ये पॉलिसी, ये जो डील है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लाभदायक इसलिए होने वाली है क्योंकि जो पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। क्योंकि जब कश्मीर में भारत ने 370 को हटाया तब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और यूएई से ये अपील की कि वो ओआईसी का स्पेशल सेशन बुलाएं और इसका विरोध करें। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई ने उसको नकार दिया, क्योंकि भारत के जो रिलेशन है वो सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत अच्छे, पिछले सालों में कई अच्छे रिलेशन ग्रो कर रहे हैं इन कंट्रीज से। तो इसीलिए एक तो पाकिस्तान ने जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने इनकी अपील को नकार दिया तो पाकिस्तान ने ईरान और अपना रीअलाइनमेंट ईरान और टर्की से की तरफ झुकाव अपना कर लिया, क्योंकि टर्की ने और ईरान ने इस कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध जताया था। तो अब भारत के जो है वहाँ पर जो मुख्य प्लेयर हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और इज़राइल, इन चारों से बहुत अच्छे संबंध भारत के बन रहे हैं। इसलिए भारत को ये इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो अभी तक पैन इस्लामिक कार्ड खेलता रहा, जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को अपने फेवर में करने के लिए और जिसको वो भारत के विरोध में लाने के लिए स्पेशली कश्मीर के मुद्दे पे, अब ये देश जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, ये कश्मीर के बारे में इतने कंसर्न ना होकर ये ईरान के बारे में, ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर ज़्यादा कंसर्न है। इसीलिए जो है भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में और अच्छा बढ़ सकता है और ये डील भारत के लिए महत्वपूर्ण है।